अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरान नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह पीएच किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, और ये रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे ये अनकैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि ये होगा कैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और हम इसीलिए इसको कहेंगे कि ये कैटेलाइज्ड केमिकल रिएक्शन है। और हम ये देखेंगे कि किस तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो पीएच वैल्यू है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स जो कि हैं टेम्परेचर का अफेक्ट और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का अफेक्ट किसी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन के रेट पर। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये तीनों टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं एक ही टॉपिक के, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन रेट, और हम इन तीनों टॉपिक्स को आज एक दफ़ा रिवाइज भी करेंगे ताकि आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से रिकॉल हो जाए और जो भी कंफ्यूजन बाकी है वो भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीएच जो हमारा आज नया टॉपिक है, यानी कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन पर। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर अल्कलिनिटी डिपेंड करती है उसकी पीएच पर, यानी कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना अल्कलाइन है ये हमें अंदाज़ा होता है उसकी पीएच वैल्यू को मेजर करके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक प्योर वाटर के सैंपल की। अगर हम ये देखें कि ये वाटर एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर ये अल्कलाइन है, तो हम इसकी पीएच वैल्यू को मेजर करेंगे। जब हम प्योर वाटर की पीएच वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर वाटर न्यूट्रल है। लेकिन अगर इस वाटर की पीएच वैल्यू 7 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर एसिडिक है, और अगर ये वैल्यू यानी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आ जाए वाटर की तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर हमारे पास अल्कलाइन इन नेचर है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर यानी ये जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है ये हमारे पास एसिडिक है या फिर अल्कलाइन इन नेचर है, और ये किस तरह अफेक्ट करेगा हमारे एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन के रेट को। स्टूडेंट्स, जिस तरह हर एंजाइम का एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने कैसे डिफाइन किया था कि किसी भी एंजाइम का वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, तो उसको हमने नाम दिया था ऑप्टिमम टेम्परेचर का। इसी तरह हमारे पास हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है, मतलब ऐसी पीएच वैल्यू जिस पर कोई भी एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा उसको हम कहेंगे कि ये इसकी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है। तो ऑप्टिमम पीएच को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पीएच वैल्यू एट विच एन एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें उन एंजाइम्स की जो कि स्टमक में काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर एसिडिक पीएच वैल्यू पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, यानी हमेशा उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, यानी 7 हमारे पास न्यूट्रल पीएच शो करती है। लेकिन अगर ये वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीएच वैल्यू एसिडिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टमक में काम करने वाले एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी शो करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर हम ये बात करें कि
स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाले एंजाइम्स अपनी ऑप्टिमम पीएच क्या शो कर रहे हैं या वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी किस पीएच पर शो कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करने वाले एंजाइम्स ज़्यादातर क्या होते हैं, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं अल्कलाइन कंडीशंस में, यानी उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पीएच वैल्यू अल्कलिनिटी शो कर रही है या फिर ये अल्कलाइन पीएच वैल्यू है। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन रेट को अगर हमने मेजर करना है और हमने ये देखना है कि ये किस पीएच पर जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रही है, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके सामने और हम ये देखते हैं कि क्या उसका जो रिएक्शन रेट है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे जाकर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, किस पीएच वैल्यू पर वो कम एक्टिविटी शो कर रहा है और किस पीएच वैल्यू पर वो अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज शो कर रहा है। तो हमारे पास एक ग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसकी एक्स एक्सिस पर हमारे पास है पीएच और उसके वाई एक्सिस पर आप लोगों को रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन नज़र आ रहा है। हम ये देखते हैं कि जब इस रिएक्शन की पीएच यानी ये जो जिस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा है उसकी पीएच 0 है, उस वक्त हम ये देखते हैं कि रिएक्शन रेट भी क्या है, 0 है, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये पीएच बढ़ती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये स्लोप आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पर आपको एक पीक नज़र आ रही है, यानी आपको ये स्लोप मैक्सिमम वैल्यू पर नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पीएच है जिस पर ये एंजाइम आपको मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है अपनी, और इस पीएच को हम नाम दे रहे हैं इस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच का। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू इस ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा होती है तो आपको फ़ौरन ये रिएक्शन रेट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मज़ीद अगर हम पीएच वैल्यू बढ़ाएंगे, ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा करेंगे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आता जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब एंजाइम बजाय अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के अपनी एक्टिविटी कम कर देगा। और हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा, आखिर क्या वजह है कि मज़ीद पीएच बढ़ाने से ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ नहीं रहा, बल्कि ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन अपनी एक्टिविटी कम शो कर रहा है और ये स्लोप आपको बिल्कुल नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। और एक पॉइंट ऐसा आया है कि ये बिल्कुल 0 को टच कर जाएगी, मतलब ये रिएक्शन रिटार्ड हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है अपनी ऑप्टिमम पीएच पर, और अगर हम मज़ीद इससे ज़्यादा पीएच बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन रेट कम होता जाता है और एंजाइम क्या होता जाता है, डी नेचर होता जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर के अंदर पढ़ा था कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर हो जाता है डीफॉर्म, यानी वो एंजाइम डी नेचर हो जाता है और उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम को बना रही होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डी नेचर हो जाती हैं, यानी डीफॉर्म हो जाती हैं, अपना स्ट्रक्चर खो देती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मज़ीद सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डीफॉर्म हो जाता है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर ने अफेक्ट किया उसकी एक्टिव साइट पर, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट को बिल्कुल डीफॉर्म कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पीएच की जो वैल्यू होगी वो एंजाइम की एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन कर दी गई, यानी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर भी एक्टिव साइट डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और इस एक्टिव साइट की आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी चार्ज जो पहले मौजूद था इस एक्टिव साइट पर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल
टूट जाएगा या वो चार्जिंग जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, यानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये एक्टिव साइट अपनी आयनाइजेशन की वजह से, यानी एक्टिव साइट के आयंस जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और उनकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। इस वजह से अब मज़ीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर सकता और अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर ये वो पॉइंट आ गया है जिस पर मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को होता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी रिएक्शन जो है वो आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखाई देगा और ये रिएक्शन हो जाएगा बिल्कुल ही रिटार्ड, यानी बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एंजाइम्स की एग्जांपल्स दूंगी कि कौन से एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच जो है वो क्या है। जैसे अगर हम अमाइलेज एंजाइम की बात करें तो आप लोगों को पता है कि अमाइलेज एंजाइम स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है 7 pH पर। अगर हम 7 से pH को कम कर देंगे या फिर हम इस pH को 7 से ज़्यादा कर देंगे तो शुरू में तो हम देखते हैं कि अमाइलेज की एक्टिविटी आपको नीचे जाती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम pH चेंज करेंगे, 7 से बहुत नीचे कर देंगे यानी बहुत एसिडिक कर देंगे pH को, या फिर हम 7 से बहुत ज़्यादा pH कर देंगे यानी बहुत अल्कलाइन pH कर देंगे, तो हम ये देखेंगे कि मज़ीद जो अमाइलेज एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट की हो जाएगी आयोनाइजेशन और मज़ीद सबस्ट्रेट इस अमाइलेज के साथ बाइंड करके अपने प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। इसी तरह अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 1.5 से 1.6 तक, यानी हम ये देखते हैं कि पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है और ये एसिडिक पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। लेकिन अगर इसकी पीएच को हम 1.5 से हम बढ़ा देंगे या फिर हम मज़ीद कम कर देंगे तो फिर ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा और ये अपना काम रोक देगा, क्योंकि इसकी भी एक्टिव साइट हो जाएगी आयोनाइज और मज़ीद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। इसी तरह अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करें, यानी वो एंजाइम जो कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन करते हैं और वो लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में, तो इसकी जो ऑप्टिमम पीएच हमें नज़र आती है वो है 4 से 5। अगर हम पीएच वैल्यू को 4 या 5 से ज़्यादा कम या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो लाइपेज की भी एक्टिव साइट्स की आयोनाइजेशन हो जाएगी और लाइपेज भी अपनी एक्टिविटी को खो देगा। इसी तरह हम कैटालेज एंजाइम की बात करते हैं जो कि पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो कैटालेज एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 9 और अगर हम पीएच वैल्यू को चेंज करेंगे यानी कैटालेज को ऐसे सोल्यूशन में डाल देंगे जो कि पीएच वैल्यू 7 से कम या ज़्यादा रखता होगा, तो कैटालेज भी अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा और इसका भी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा यानी स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि पीएच किस तरह अफेक्ट करती है किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को। अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने टेम्परेचर को भी स्टडी किया, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को मैंने इस लेक्चर में आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी कराया। अब हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरह एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट, यानी ऐसा रिएक्शन जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड है उसका रिएक्शन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, लिमिटेड या कांस्टेंट नंबर हो एंजाइम्स का, हम देखते हैं कि अगर एक कांस्टेंट या एक लिमिटेड नंबर में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ाते जाएंगे तो सबस्ट्रेट्स अपनी अपनी एक्टिव साइट्स के साथ आके बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जब सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स फुली ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा और हम ये कहेंगे कि ये
एक्टिव साइट्स का सैचुरेशन पॉइंट है, या फिर हम यूँ कहेंगे कि ये है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये है सैचुरेटेड एक्टिव साइट्स। फिर मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ाने से भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगी और मज़ीद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ इस टॉपिक से, और मैं पूछती हूँ आपसे पहला सवाल। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आप लोगों ने अपनी बुक पर ये तीनों टॉपिक्स में मौजूद जो डेफिनेशंस हैं उनको हाईलाइट करना है, एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर को हमने कैसे डिफाइन किया था? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर हम किसको कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है वो होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज़ डीनेचरेशन ऑफ एन एंजाइम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीनेचरेशन क्या होती है, कि इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। यानी जब भी हम हाई टेम्परेचर देते हैं किसी भी एंजाइम को और उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये इसकी डीनेचरेशन हो गई है, यानी अब इसका स्ट्रक्चर या इसकी शेप जो है वो डीफॉर्म हो गई है और अब ये मज़ीद किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने के काबिल नहीं रहा और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके बाद व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच? तो ऑप्टिमम पीएच क्या है कि द पीएच वैल्यू एट विच an enzyme shows its maximum activity is called its optimum pH value। तो कोई भी ऐसी pH वैल्यू जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा उसको हम कहेंगे इसकी ऑप्टिमम pH वैल्यू। फिर मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी दी कि पेप्सिन जो है वो क्या करता है, पेप्सिन अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है एसिडिक कंडीशंस में, और हमने ये देखा कि ट्रिप्सिन अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है अल्कलाइन कंडीशंस में, और हमने ये भी पढ़ा कि कैटालेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 7। इसी तरह अमाइलेज की जो पीएच वैल्यू जो ऑप्टिमम है वो है 7, और पेप्सिन की है 1.5 से 1.6, और लाइपेज की जो पीएच वैल्यू ऑप्टिमम है वो है 4 to 5। और मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी एक्टिविटी दे देती हूँ। आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने सर्च करना है एंजाइम्स को, और आपने एक टेबल की फॉर्म में एंजाइम, एक तरफ एंजाइम्स के नेम्स लिखते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों ने उन एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच वैल्यू जो है वो लिखनी है। इस तरह आप लोग की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा और आप लोग की ये एक्टिविटी भी हो जाएगी और आप लोग को पता होगा कि कौन से एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, यानी किस टेम्परेचर पर वो बेस्ट काम करता है या फिर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और इसी तरह आप लोग को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच वैल्यू क्या है, यानी किस पीएच वैल्यू पर वो एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। तो ये एक्टिविटी भी आप लोगों ने ज़रूर करनी है और ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि पीएच वैल्यू या फिर पीएच किसी भी सॉल्यूशन की किस तरह अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, और एंजाइम की एक्टिविटी के अफेक्ट होने की वजह से किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। हमने ये देखा कि हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और इस पीएच वैल्यू को हम कहते हैं कि ये एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।